नमस्ते। मुझे देख पा रहे हैं आप लोग? हेलो, हेलो। हाँ, नमस्ते दीदी। नमस्ते वंदना दी। हाँ, नमस्ते वंदना दी। हाँ, मुझे लगता है कि टाइम हो गया है और अब शुरू करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं अटूट बंधन परिवार को धन्यवाद देती हूँ और वंदना दी का धन्यवाद कि उन्होंने मुझे पहले ही कहा था आने के लिए, लेकिन मैं ना नुकुर कर रही थी। लेकिन एक दिन उनका फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि अब बहुत हुआ तुम्हारा, अब कुछ नहीं सुनूँगी, चुपचाप से आ जाओ। तो मैं चुपचाप से आ गई हूँ और जितने भी मित्र मुझे देख पा रहे हैं, प्रिंस पाठक जी हैं, अशोक मोती सर नमस्ते। आवाज़ क्या कम आ रही है? आ, अब ठीक है। हाँ, आपका कमेंट मुझे दिख रहा है वंदना दी। अर्चना चतुर्वेदी नमस्ते। सुभाष सर नमस्ते। रश्मि जी नमस्ते। और मुझे लगता है कि सीमा दी भी हैं यहाँ पर, तो उनको भी मेरा नमस्ते। और मैं शुरू करती हूँ, फिर बाकी लोग भी आते जाएंगे धीरे धीरे। सबसे पहले मुझे लगता है कि मुझे मेरे नाम का अर्थ स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि जब भी मैं किसी कार्यक्रम में होती हूँ या फिर कोई नए मित्र बनते हैं, तो अधिकतर लोग मुझे पूछ ही लेते हैं कि आपका ये नाम कुछ अलग सा है, इसका अर्थ क्या है और ये नाम किसने रखा है। तो इस नाम का अर्थ है शुक्ल पक्ष द्वितीया का चांद। सुनीता जी नमस्कार। और शंकर जी के मस्तक पर जो चांद सुशोभित है, उसे सीने वाले कहते हैं। उस चांद में धब्बा नहीं है। और भी बहुत सारा अर्थ है इसका, लेकिन मुझे ये ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं ज़्यादा इसी की चर्चा करती हूँ। और ये नाम गंगा शरण जी नमस्ते, उत्सव जी नमस्ते। और ये नाम मुझे मेरे दादाजी आचार्य शिव बालक राय जी ने दिया है। बहुत सारे लोग उनसे अभी भी परिचित हैं, ख़ास करके एक बुज़ुर्ग पीढ़ी जो है, फेसबुक पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैं मित्र नहीं मानती हूँ। नमस्ते प्रज्ञा मैम। मैं उन्हें अपना बुज़ुर्ग ही समझती हूँ, तो वो उन्हें जानते हैं। तो दादाजी ने करीब मुझे लगता है कि 2-3 पीढ़ियों का नामकरण किया है। दादाजी के बारे में थोड़ा सा डिटेल यहाँ पर बताना चाहूँगी। कभी कभी मैं फेसबुक पर भी उनकी चर्चा करती हूँ कि उनका नाम आचार्य शिव बालक राय जी है। उन्होंने कई पुस्तकों, आलोचनात्मक पुस्तक की चर्चा की है, को लिखा है, आलोचनात्मक पुस्तकों को लिखा है, जैसे कि वाल्मीकि रामायण पर उनकी पुस्तक है, आलोचनात्मक पुस्तक वाल्मीकि रामायण काव्यानुशीलन। कबीर पर है, तुलसी पर है, जायसी पर है, सूरदास पर है, कालिदास पर है और दिनकर जी पर है। उनका सबसे पहला निबंध जो था प्रगतिवाद पर आधारित, वो बिहार यूनिवर्सिटी और पटना यूनिवर्सिटी के सिलेबस में आया था, जो बहुत चर्चित रहा और वहीं से उनको एक उनका नाम चमका था। उसके बाद वो आरा जैन कॉलेज आरा में कार्यरत हुए। वहाँ थैंक यू गंगा जी। वहाँ पर वो साहित्यिक कार्यक्रम करवाया करते थे, जिसमें कि मुझे लगता है बच्चन जी आए थे, अज्ञे जी थे और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे, ये सब नंदू दुलारे जी, वाजपेयी जी थे। फिर आरा में उनका कार्यक्रम बहुत लंबा चला। आरा से वो साहिबगंज उनका ट्रांसफ़र हुआ और वो प्राचार्य पद पर साहिबगंज कॉलेज में आए।
लेकिन जब वो आरा से उनकी विदाई हो रही थी, तो जैसा मैं सुनती हूँ कि आरा स्टेशन पर इतनी भीड़ थी, लोगों में इतने लोग विदाई देने आए थे कि बहुत भीड़ होने के कारण ट्रेन बहुत देर तक रुकी रह गई थी। और जब ट्रेन गुजरी तो बहुत सारे फूल स्टेशन पर बिखरे हुए थे। फिर वो साहेबगंज गए। साहेबगंज में भी वो साहित्यिक कार्यक्रम कॉलेज संभालने के साथ साथ कराते रहे, जिसमें कि बंगाली कथाकार शंकर थे, दिनकर जी थे, महादेवी वर्मा और भी बहुत सारे मतलब साहित्यिक जो विभूतियाँ हैं थीं वो आते रहे। फिर वो ट्रांसफ़र उनका हुआ और वो गांव आ गए। गांव आने के बाद हम लोग इधर आरा आ गए। आरा में पिताजी एसबी कॉलेज में हिंदी पढ़ाते थे। आरा में कथाकार मिथिलेश्वर जी, जो कि पिताजी के मित्र रहे हैं, से उनका हमारा पारिवारिक संबंध था और संयोग से मेरा स्कूल भी उनके घर के करीब था, तो कभी कभी मैं चली जाती थी उधर। तो जब मुझे ये समझ में आने लगा कि ये कहानी लिखते हैं, तो मुझे लगा कि ये कहानी मतलब लिखते हैं कि सुनाई जाती है कहानी। मन में एक क्वेश्चन था, मतलब कहीं ना कहीं घूम रहा था। और भी जो दादाजी के यहाँ बहुत करीब रह चुके थे आरा में, उनसे भी हमारा पारिवारिक संबंध हुआ था। तो हम वहाँ से फिर इस बीच हमारी दादी की मृत्यु हो गई और दादाजी गांव में अकेले हो गए। फिर और भी पारिवारिक जिम्मेदारियां बहुत सारी थीं, जिस कारण पिताजी को गांव आना पड़ा और हम लोग भी गांव आ गए। गांव मैंने 10th गांव से ही पास किया है। तो मुझे लगता है कि जब मैं 9th या 10th में रही होंगी, तो किसान जीवन को मैंने धीरे धीरे समझना शुरू किया। ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि मैं बहुत गहराई से समझने लगी थी, धीरे धीरे मैं समझ रही थी, आसपास बहुत चीज़ों को मैं देख रही थी। तो उन चीज़ों को देखते हुए मैं बड़ी हो रही थी। इधर दादाजी भी मुझे, नमस्ते संजय जी, दादाजी ईशावास्योपनिषद मुझे पढ़ाते थे, कालिदास भी। और जब मैं बाढ़ में उनके साथ थी, बहुत छोटी थी, मुझे लगता है 5-7 साल की होंगी, तो बाढ़ में जब वो कोई रचना उनकी पूरी होती थी तो मुझे सुनाते थे। तो पिताजी कहते थे कि इतनी छोटी सी ये क्या समझेगी इन बातों को। तो दादाजी कहते थे कि नहीं, ये अभी नहीं समझेगी, लेकिन इसके अवचेतन पर इसका असर पड़ेगा। और मैं भी पता नहीं क्या सुनती थी, क्या समझते थे। तो चल रहा था सफ़र। फिर मुझे लगता है कि जब मैं फिर से गाँव गई तो फिर से उनके साथ हमारा रहना शुरू हुआ और धीरे धीरे जीवन को करीब से देखना शुरू हुआ। फिर मैं मैट्रिक पास करके, गांव से मैंने मैट्रिक किया, मैं आ गई भागलपुर। वहाँ से मैंने एमए की पढ़ाई की, लेकिन बीए पास होते ही मेरी शादी हो गई। शादी हुई, इस बीच हमारे समय में भी लड़कियां जॉब में आने लगी थी और मेरे घर परिवार में मेरी सारी बुआ लगभग जॉब में ही थी। तो एक माहौल था जॉब का, लेकिन मेरे भीतर था कि मुझे जॉब नहीं करना है। लेकिन मैं किस आधार पर ये निर्णय ले रही थी मुझे खुद भी पता नहीं था। तो कोई प्रेशर भी मेरे ऊपर नहीं था कि नहीं करना है तो नहीं करना है। फिर शादी हुई, शादी करके मैं ससुराल आई। तो ससुराल में भी मुझे साहित्यिक माहौल ही मिला। वो वहाँ के सभी लोग पढ़ने वाले ज़बरदस्त पाठक हैं। तो मेरे ससुर जी ने करीब उनके लाइब्रेरी में करीब 5000 किताबें हैं। तो और मेरी सास, जिनको मैंने नहीं देखा, लेकिन मैं सुनती हूँ कि वो सारी किताबें, लगभग सारी किताबें उन्होंने पढ़ी हैं। लगभग 5000 तो पढ़ना मुश्किल है, फिर भी बहुत सारी किताबें उन्होंने पढ़ी हैं। तो वहाँ भी एक माहौल मुझे मिल रहा था, लेकिन एक जो अंदर खालीपन होता है वो भी मेरे साथ साथ चल रहा था, लेकिन मैं उस खालीपन को समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या चीज़ है। वहाँ साहित्यिक पत्रिकाएं गांव होते हुए करीब 5-7 पत्रिकाएं आ ही जाती थी, तो मैं लगातार उसको पढ़ रही थी, लेकिन इस बीच लिखना मेरा कुछ भी नहीं था। लेकिन मेरे एक जीजा जी हैं, श्रीतोष नंदन जी, तो उन्होंने मेरा एक लेख पढ़ा था, करीब 10th के बाद मैंने लिखा था। तो उन्होंने, सरस मैम नमस्ते, उन्होंने कहा था कि नहीं सो तुम लिखोगी। तो मुझे नहीं लगा कि ऐसा कुछ मुझ में है। फिर पिताजी भी कभी कभी कहते थे, तो मैं उन्हें मतलब बहुत गहराई से नहीं पकड़ पाती थी उन बातों को।
फिर जब शादी हो गई, सब कुछ ठीक चल रहा था, तो मुझे लगता है कि उस टाइम मैंने चलिए अब और बँटवारा कहानी लिखी, लेकिन मैंने कहीं उसे भेजा नहीं, नमस्ते अर्चना दी प्रकाशित होने के लिए। फिर मेरी दोनों बेटियां हुईं और परिवार में मतलब मेरी सास नहीं थी, तो मेरी ज़िम्मेदारियां भी बहुत ज़्यादा थीं। ज़िम्मेदारियां मैं यहाँ ये कहूँगी कि ज़िम्मेदारी छोड़ना आसान होता है, आप आसानी से हट सकते हैं, लेकिन मैंने ज़िम्मेदारी निभाना अपने पिताजी से सीखा था कि वो जब आरा से गाँव आए ज़िम्मेदारी के कारण, तो कहीं न कहीं मेरे भीतर ये था कि मैं ज़िम्मेदारी से भाग नहीं सकती हूँ। और मेरे हस्बैंड तो मतलब नमस्ते रुचिका जी, नमस्ते निवेदा जी। मेरे हस्बैंड तो दिल्ली में रहे और मैं गाँव चली गई और ज़िम्मेदारियों के बीच रही, और इस बीच मैंने जीवन को बहुत करीब से मैंने देखना अब शुरू किया था कि जीवन क्या है, ये उतार चढ़ाव क्या होते हैं, गाँव क्या है, उनकी परेशानी क्या है, सब कुछ मैं बहुत करीब से देख रही थी। और मेरे भीतर का जो अधूरापन था वो भी चल ही रहा था, उसके साथ साथ मैं चल ही रही थी। इस बीच मेरी बेटी हुई कुहू। ये सच है हमारे समाज का कि जब आप 2 बेटियों की माँ होती हैं, तो फिर समाज का जो नज़रिया है आपके प्रति, जो दृष्टि है वो बदल जाती है, और इस दृष्टि ने मेरे अंदर ज़बरदस्त बदलाव किया। नमस्ते मनीष जी, नमस्ते गीता मैम। तो लेकिन वो कुछ रुकना, वो अभी बात बाकी थी जो मुझे लेखक बनाए। मैं खुद को खोजना मैंने शुरू किया। एक रात थी, बरसात, मुझे लगता है कि मार्च का महीना, जो कि गाँव में कटाई हो जाती है और फसल घर आने लगते हैं, वही समय था वहाँ। मेरे सामने ही खलिहान बना था और बहुत सारा अनाज पड़ा हुआ था और तैयारी शुरू हो गई होगी, बहुत सारे किसान उसमें थे। तो उस रात बारिश हुई बहुत ज़बरदस्त, और उस बारिश ने मुझे एक और बारिश की याद दिलाई कि जब मैं स्कूल में ही थी, 9th-10th में थी, तो ऐसे ही मेरे ही घर के आगे खलिहान लगा था और ऐसे ही बारिश हुई थी और ऐसे ही सारा फसल पानी में बर्बाद हो गया। उस फसल को मैंने सड़ते हुए देखा था, किसानों को एक दूसरे से लड़ते हुए देखा था, इसलिए कि जिनके पास मशीन थी वो उन्हें बार बार कह रहे थे कि तुम मेरा पहले तैयारी कराओ, तो कोई मेरा कराओ, लेकिन सीमित संसाधन था तो किसी का हुआ, किसी का नहीं हो पाया। लेकिन नहीं हो पाया, ये छोटी सी बात नहीं होती है, क्योंकि अब साल भर कैसे गुजरेंगे, ये कितना कष्टप्रद होता है। आप बीमार किसान को देखते हुए कुछ नहीं कर सकते हैं, जैसे कि अभी कोरोना के टाइम में है कि सब विवश हैं। तो इतनी व्यवस्था तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन वो हर साल की व्यवस्था है हमारे किसानों की, और वही बारिश इस बार मेरे ससुराल में थी, और शायद मैं लेखिका बन गई इसी बारिश में। और मैंने लिखा, किसान पर लिखा, और वो समाज कल्याण पत्रिका में प्रकाशित हुई, छोटा सा लिखा था मैंने। उसके बाद से मेरा लिखना शुरू हुआ, तो मैं किसानों पर ही मेरी ज़्यादा कहानियाँ नमस्ते मधु जी हैं। और मुझे लगता है कि जो भी आते हैं तो शायद मेरी कहानियाँ अच्छी लगती होंगी। अब तो मैंने अपने बारे में बता दिया, अब आप लोग अगर कोई सवाल चाहें तो कर सकते हैं, ताकि मैं जवाब दे पाऊँ उन बातों का। हेलो, मुझे कुछ वैसा स्पष्ट नहीं दिख रहा है। अगर कोई सवाल हो तो बताएं, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूं। मैं यहाँ रमाकांत होशियार की थोड़ी सी चर्चा करना चाहती हूँ, क्योंकि अभी मध्य प्रदेश सरकार की एक रिपोर्ट है कि जहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा हैं वहाँ पर कोरोना का असर कुछ कम है। और ये सोचने वाली बात है कि नमस्ते कविता मैम, ये सोचने वाली बात है कि हम सब कुछ समझ रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, फिर भी हम वो गलती किए जा रहे हैं। हमारे गांव में जब मैं ससुराल से भागलपुर के निकलती थी बाई रोड, तो रास्ते में कितने ही चिमनी कहा जाए, हमारे इधर भट्ठा कहते हैं,
मैं कितना ही देखते चलती थी। और जब मैं गांव रहने आ गई तो पिताजी हमारे, हाँ ज़रूर सवाल करिए संजय जी। संजय जी कुछ सवाल करना चाह रहे थे आप? अच्छा, अधजली कहानी कैसे आई? अधजली कहानी जब मैं गांव में रह रही थी उस टाइम जिसको हथपकड़ा विवाह कहते हैं हमारे इधर, या जबरन शादी कहिए, तो वो चल रहा था। बहुत बड़े पैमाने पर तो नहीं कहूँगी, लेकिन वो हो रहा था। और कई ऐसी शादियाँ मैंने देखी हैं जहाँ पर किस तरह की शादी हो जाती है, फिर बाद में या तो बाहुबल के ज़ोर पर या फिर पैर हाथ पकड़ कर किसी भी तरह से मतलब लड़की को लाया जाता है। और वो लड़की अगर वो लड़की ससुराल आ जाती है तो लगभग पूरे उम्र वो हीन भावना में ही जीती है। हाँ, मैं देखती हूँ ऊपर। तो इधर जब मैं अधजली लिख रही थी तो ऐसे ही मैं पिताजी से बात हुई तो उन्होंने कुछ इस टाइप की चर्चा की थी, तो मुझे लगा कि ये तो मेरा देखा हुआ है और मैं इस पर काम कर सकती हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात थोड़ा सा अलग हट के कहना चाहूँगी कि अब जबरन विवाह, हेलो प्रियंका जी, अब जबरन विवाह तो हमारे समाज में नहीं के ही बराबर है, लेकिन उसका रूप थोड़ा सा बदल गया है कि अब धोखा देकर शादी होती है। हाँ, पकड़ा हुआ विवाह, उसी के बारे में बता रही हूँ। अच्छा, अभी भी हो रही है। हाँ संजय जी, सवाल करिए। कहीं ऐसा तो नहीं, एक मिनट, लिखने वालों को ट्रोल का भी डर रहता हो। अगर फेसबुक की दुनिया में है तो ये सब तो चलता ही रहता है यहाँ पर। हाँ, ट्रोल वगैरह होता रहता है यहाँ। हाँ, तो मैं कह रही थी कि हमारे समाज में अब अधजली का रूप बदल गया है। अब पकड़ा हुआ विवाह अगर हो भी रहा है तो बहुत कम, अब धोखाधड़ी देकर शादी हो रही है। या तो यहाँ पर इसका एक मुख्य कारण है कि लड़के वाले सोचते हैं कि अगर हम अच्छे परिवार की लड़की से शादी, अगर हम कोई बहुत साधारण सी जॉब में हैं, हम उनको कोई बड़ा सा बता दें कि नहीं हम बहुत अच्छे पोस्ट पर हैं और इस तरह से शादी कर लें कि अच्छे परिवार में, तो हमारा सम्मान समाज में बढ़ जाएगा। और अगर लड़कियाँ इस तरह से, लड़कियाँ नहीं बल्कि उनके परिवार वाले करते हैं कि अगर आपकी लड़की अच्छी नहीं है, किसी कारण से आपने इसे शादी कर दी, तो वो कहीं ना कहीं इस मुगालते में रहते हैं कि हम बाहुबल पर या फिर झूठ के बल पर किसी तरह से शादी व्यवस्थित कर लेंगे, लेकिन ऐसा आमतौर पर नहीं होता है। तो अधजली कहानी मैंने पकड़वा विवाह पर लिखा। अब हो सकता है कि इस पर भी कोई कहानी शायद लिख पाऊँ मैं कभी। हाँ, मैं संजय जी आपका सवाल पढ़ रही हूँ। देखिए, जब हंस अकेला रोया संग्रह आया था तो मुझे लगता है कि मेरी उम्मीद से ज़्यादा उसे पसंद किया गया। और अब ज़बरदस्ती तो जिनको पसंद आया उन्होंने, नमस्ते राकेश सर, तो उन्होंने इसे पढ़ा और बहुत सराहा भी। आज के गांव में और पहले के गांव में क्या अंतर पाती हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। अभी का गांव भी तेज़ी से शहर की ओर भाग रहा है। वहाँ भी दिखावा अब धीरे धीरे चरम पर पहुँच रहा है। वहाँ भी अगर किसी का घर अच्छा सा बन गया है, नए ज़माने के अनुरूप वो बन गया है, तो लोग अपनी ज़मीन बेचकर भी उस तरह का घर बनाना चाहते हैं। एसी वहाँ लगाना आप ज़रूरी मानते हैं क्योंकि ये आपके सम्मान का प्रतीक है, तो कहीं ना कहीं ये शहर की ओर भागने लगा है गाँव। मुझे लगता है वंदना जी के सवाल का ये जवाब है। हाँ प्रियंका जी, आज जी भर कर बात हो रही है। नमस्ते राकेश सर। रहोकंत होशियार के बारे में मैं बताऊंगी कि जब मैं गांव में रहने आ गई थी तो हमारे ही घर की थोड़ी सी दूरी पर एक चिमनी शुरू हुआ। और चिमनी जब शुरू हुआ तो उसकी जो परेशानियां होती हैं धीरे धीरे शुरू हो गई। तो मेरे पिताजी इसके विरोध में खड़े हो गए, लेकिन संयोग ऐसा था कि वो अकेले ही विरोध करने वाले थे और मैंने इसे करीब से देखा था। फिर करीब से देखने के बाद, लेकिन बहुत छोटी थी। नमस्ते रुमला मैम।
बहुत छोटी थी तो मैं उन चीज़ों को पकड़ नहीं पा रही थी, मुझे लगता है 6-7 की मैं थी। लेकिन पिताजी ने बहुत करके किसी तरह से वो चिमनी भट्ठा बंद हो गया। लेकिन जब मैं 2 साल पहले गई फिर से गाँव, तो उसी जगह पर 2 भट्ठे फिर से खुल गए थे। तो फिर मुझे ख़्याल आया कि इस पर कहानी हो सकती है, क्योंकि मैं ससुराल में भी देखती हूँ, जब भी छत पर जाती हूँ तो वो काले-काले धुओं से भरा आकाश होता है, और रास्ते में भी मैं देखती थी भागलपुर जाते हुए। तो फिर ये सोचकर मैंने ये कहानी लिखी। लेकिन मैंने तो कहानी में दिखाया कि भट्ठा किसी भी तरह से, नमस्ते किरण मैम, चला गया है, भट्ठे वाले चले गए हैं, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता है कि अभी भी गाँव में, गाँव के बीच जहाँ के लोग रह रहे हैं, सामने ही भट्ठा चलता है और लोग उसी के बीच जी रहे हैं। और दुर्भाग्य ये है कि जिनके पास पैसा है, जिनको ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं है, वो भी इसमें पैसा लगाते हैं। वो 1 से 2 करना चाहते हैं और पर्यावरण का नुकसान हो रहा है। नमस्ते मैम। और कोई सवाल हो तो बात की जाए आगे। हाँ, रुचिका जी, आपने सही कहा कि सुविधाएँ सभी को अच्छी लगती हैं, लेकिन जब अंधा हो जाए कुछ भी, तो फिर आगे चलकर वो दुखद होता है सबके लिए, चाहे कोई भी हो। जब मैं पिछले साल गाँव गई थी तो मुझे कहा गया कि अब आप भी एसी लगाइए। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे ज़रूरत तो नहीं होती है। तो मुझे किसी ने हँसकर कहा, जो मेरे यहाँ लड़का काम करने आता था, कि अरे एसी नहीं लगाइएगा तो फिर सम्मान, मतलब सम्मान तो नहीं कहूँगी, वो शब्द कुछ और बोल रहा था लड़का, कि वो कैसे होगा आपका। तो मैंने कहा कि एसी लगाने से अगर इज़्ज़त बढ़ जाती है तो फिर कम इज़्ज़त ही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, क्योंकि यहाँ पे इतने पेड़ पौधे हैं कि मुझे इसकी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है। लेकिन वहाँ अब अक्सर अधिकतर गाँवों में ये ज़रूरत बन गई है। चाहे आप उसके लायक, आपके पास पैसा हो ना हो, लेकिन एसी होगा, आपके घर में टाइल्स लगे होंगे। तो इन सब बातों से गाँव भी अब प्रभावित होने लगा है। नमस्ते राजेश्वर सर। और कुछ सवाल हो या मैं फिर कहानी आगे शुरू करूँ पढ़ना? एक छोटी सी कहानी अगर कहेंगे तो मैं पढ़ूँगी, नहीं तो अगर कोई बात हो तो फिर उस पर बात की जाए। महादान कहानी का बीज कहाँ से मिला? मैं इस पर बोलना चाह ही रही थी कि मैं नानी घर किसी शादी में गई थी, तो वहीं पर कुछ बात की चर्चा हो रही थी कि फलानी जो हैं वो अब मतलब अंतिम है। तो मैंने बाद में जब उसके बारे में जानना चाहा तो मुझे पता चला कि इसी तरह से उनकी शादी हुई थी। तो मुझे लगा कि इस पर कहानी लिखी जाए, और महादान कहानी लिखने के लिए फिर मुझे कई गाँवों की यात्रा कहे या जो भी कहे करनी पड़ी, ताकि मैं उस माहौल को पकड़ सकूं और उस पर मैं कहानी लिख सकूं। तो महादान कहानी इस तरह से मैंने लिखी थी। यहाँ पर एक बात मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी भी किसी न किसी रूप में गाँव में, शहरों की बात मैं नहीं कर रही हूँ, अभी भी कहीं न कहीं लड़कियों के साथ वैसा तो नहीं, लेकिन बहुत कुछ हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। अभी भी उनके लिए शिक्षा की ज़रूरत तो उस तरह से महसूस नहीं की जा रही है जिस तरह से उनको मिलना चाहिए, और लड़कियां भी इन बातों को अभी नहीं समझ पा रही हैं कि जीवन जीने के लिए या शादी के बाद जब आप नया जीवन शुरू करते हैं तो आपको उसके लिए किस तरह से तैयार होना है। शादी का मतलब जो वास्तव में होता है कि लड़की का एक दूसरा जीवन शुरू होता है, उसकी तैयारी एक अलग तरीके से होनी चाहिए। उस तरह से अभी भी गाँव में नहीं सोचा जाता है कि बस शादी हो गई या फिर हमने इतना तिलक दहेज दे दिया, बात ख़त्म हो जाती है वहाँ पर। आगे कुछ और बात की जाए। गांव का स्त्री विमर्श शहर से कैसे भिन्न है? हाँ, मुझे लगता है कि गांव में अभी भी उन मुद्दों पर कुछ स्त्रियां, सभी तो नहीं, मध्यम वर्गीय स्त्रियां जो हैं वो अभी ज़्यादा पर्दे में हैं।
तो वो खुलकर किसी चीज़ को अभी स्पष्ट नहीं बोल पा रही हैं, वो कहीं न कहीं अभी भी घूंघट का लिहाज़ किए हुए हैं। और शहरों में अब ऐसी बात नहीं रही है, यहाँ बहुत बदलाव हुए हैं जो बहुत सकारात्मक हैं। गाँव में भी बदलाव हो रहा है, लेकिन अभी रफ़्तार थोड़ी धीमी है। जो सड़क किनारे गाँव हैं या जो महानगरों से सटे हुए गाँव हैं, वहाँ की स्थिति कुछ और है, लेकिन जो सड़क से दूर गाँव हैं, वहाँ की स्थितियाँ अभी भी बहुत नहीं सुधरी हैं। फैशन जी गाँव में भी पहुँच गया है, उसी रूप में है। लगभग महानगरों से थोड़ा बहुत ही कम कहा जाए, फैशन पहुँच चुका है, लेकिन जागरूकता अभी नहीं पहुँच पाई है जो पहुँचनी चाहिए। धीरे-धीरे आ रही है, सुधार है, बदलाव है, सब कुछ है, लेकिन वो वाली बात नहीं है। गंगा तट पर उस पार लिखने के बाद फिर कब गई? अगर सच कहूँ तो कहानी लिखने से पहले मैं गई थी, और जितनी बार भी मैं गुज़रती हूँ मोड़ से भागलपुर जाते हुए, तो मैं रुकती ज़रूर हूँ सुल्तानगंज घाट पर। और जहाँ मेरा घर है, ससुराल है, वहाँ से भी मुझे गंगा मैया दिखती रहती हैं मेरे छत से। ख़ास करके जब बरसात का मौसम हो तो मेरे छत से ही मुझे गंगा मैया दिखती हैं, और मैं साल में एक बार तो कहिए मैं देख ही लेती हूँ घाट जाकर। जी, बिल्कुल, शहर हो या गाँव, हर जगह धोखा है ही, चलता ही है। और ख़ास करके जब मैं ससुराल में रहने लगी थी, तो इंसानों का कई रूप मैंने देखा, या कहिए कि मेरी दृष्टि तभी विकसित हो रही थी, क्योंकि एज शादी से पहले मेरी बहुत एज नहीं थी कि मैं हर बात को पकड़ पा रही थी, लेकिन शादी के बाद मैं इंसानों का बहुत रूप देखा, बहुत करीब से देखा। जो कि कई लोग कहते हैं कि आपकी कहानियों में मनोविज्ञान इस तरह से आता है, तो उतने इंसानों को मैंने देखा है। कल्पना से मेरी कहानियों में कल्पनाएँ कम होती हैं, यथार्थ ही ज़्यादा होता है, क्योंकि मैं लगभग गुज़रती हूँ उनसे, और गुज़र कर ही लिखती हूँ। कुछ भी कोशिश करती हूँ, अब कितना कर पाती हूँ ये मुझे नहीं पता। अच्छा, आपने देखी है एक बार गंगा मैया? आपकी नज़रों में भागलपुर मोर में क्या अंतर है, सुकून कहाँ है? सच पूछिए तो भागलपुर मेरा जन्म स्थान है, तो जन्म स्थान तो माथा झुकाने या सिर झुकाने के लायक मैं कहूँगी है। सबके लिए है तो मेरे लिए भी है। और मोर, जब मैं शादी के बाद आई हूँ जब से, तो मैं एक नया परिवर्तन अपने आप में महसूस किया। ख़ास करके मैंने जब मेरे मतलब पति से धीरे-धीरे जब उनके नज़दीक हुई, तो मुझ में एक परिवर्तन आने लगा। मैं खुद को समझने लगी कि मैं क्या हूँ। नहीं तो उतनी सहजता से मैं खुद को नहीं समझ पा रही थी। और मोर जो मेरा घर है वो मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि वहाँ मैंने बहुत संघर्ष किया है, और उस संघर्ष ने मुझे लगता है कि एक नया रूप दिया है। और उस घर में रहते हुए मैंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं, चाहे वो अ, रोहकंत होशियार हो, इत्रदान हो, अधजली हो, या फिर हंस अकेला रोया हो, सारी कहानियाँ मैंने वहीं पर लिखी हैं। वहाँ का माहौल मुझे बहुत प्रिय है, आसपास इतने पेड़ पौधे हैं, इतनी सारी चिड़ियाँ होती हैं मुझे देखने के लिए कि बहुत सारी चिड़ियाँ मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। सिर्फ वहीं जाती हूँ तो मुझे वो दिखती हैं। वहाँ की कोयल मुझे इतनी परेशान करती है कि कभी-कभी मेरा लिखना या सोना मुश्किल कर देती है। तो मोर मुझे बहुत प्रिय है, और भागलपुर ही मुझे प्रिय है। मुझे लगता है कि मैं ये नहीं बता पाऊँगी कि कौन ज़्यादा या कौन सा कम है, मुझे दोनों बहुत प्रिय हैं। जी, मोर में मैंने स्वयं को जाना, करीब से मैं स्वयं को समझने लगी थी। उसके पहले एक अल्हड़पन वाली बुद्धि थी, क्योंकि मेरा बचपन बहुत आम तौर पर जो बीतता है बहुत अच्छा बीता है। मैं ये एकदम नहीं कह सकती कि बहुत संघर्ष था या ऐसा कुछ था। बहुत मुझे लाड प्यार मिला है, मेरे दादाजी ने मुझे बहुत प्यार दिया है। ख़ास तौर पर जब वो चले जाते थे कॉलेज, तो मैं स्कूल जब पहले दिन गई थी तो मुझे बहुत ज़बरदस्त डाँट पड़ी थी, और मैंने स्कूल जाना छोड़ दिया। तो दादाजी ने कहा कि ज़बरदस्ती नहीं भेजना है, जब तक ये नहीं जाना चाहेगी ये नहीं जाएगी। तो दादाजी कॉलेज जाते थे, मैं उनके रूम में घुस जाती थी पूजा घर में, और उनके जो प्रसाद के लिए वो मिश्री रखते थे मैं खूब चुरा के खाती थी, उनके बिछावन पे भी रखती थी, तकिया के नीचे भी रखती थी, और मुझे कभी डांट नहीं पड़ती थी। तो मुझे बहुत प्यार मिला है। और लेकिन वो दृष्टि मुझे नहीं मिल पा रही थी, शायद मेरी समझ कम थी या उम्र कम थी कि जो मैं लिख सकती थी, वो मुझे शादी के बाद ही मिला। हालांकि मेरे जीजा जी भी कहते थे कि नहीं तुम लिखोगी, लेकिन
वो बात नहीं थी, वो बरसात की रात ही थी जो मुझसे वो कहानी लिखा गई, या फिर कुहू का जीवन ही था, जन्म ही था, जो कि मुझे एक नए समाज को देखने के लिए एक दृष्टि दे रही थी। एक धारणा बनी हुई है। नहीं, मुझे लगता है कि कहानी चाहे शहर पर लिखी जाए, चाहे गांव पर लिखी जाए, वो जो हमने महसूस किया है, जो अनुभव किया है, उस पर अगर लिखी जाएगी तो ज़रूर बेहतर कहानी होगी। कोई ज़रूरी नहीं कि गांव पर ही कहानी लिखी जाएगी तो वो बेहतर होगी और शहर की कहानी नहीं होगी। जो जिसमें सहज हैं वो कहानी अगर लिखेंगे तो ज़रूर अच्छी कहानी वो बन जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि कहानी को वो जो एक फ़ॉर्मूला होता है कि ऐसा हो जाए तो कहानी बन जाएगी, मुझे लगता है कहानी फ़ॉर्मूला नहीं होगी। अगर फ़ॉर्मूला से आप कहानी लिख भी देंगे तो जो सामान्य पाठक हैं, जिनके लिए हम लिख रहे हैं, वो फिर शायद बहुत सहज नहीं उसके साथ हो पाएंगे, या बहुत ज़्यादा उसको निकट नहीं देख पाएंगे अपने को। तो मुझे लगता है कि जो भी हम लिखें वो महसूस करके आसपास, या जो जहाँ तक हम देख सकते हैं, हमारी दृष्टि जहाँ तक है, तो कहानी वैसे ही लिखी जाए। ऐसा ना कि आज न्यूज़ आया, कहीं समाचार पत्र में हमने देखा और फिर हमने फटाक से उस पर कहानी लिख दी। तो मुझे लगता है फिर वो कच्ची कहानी हो जाएगी। पक्की कहानी के लिए थोड़ा कुछ जो चाहिए होता है, तो होना ही चाहिए लेखक के पास। गाँव की ही कहानियाँ क्यों? मनीष जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। क्योंकि मैं शहर में भी रही हूँ और गाँव में भी बराबर से रही हूँ, लेकिन मुझे गाँव ने ज़्यादा प्रभावित किया है। ख़ास करके मैंने पहले भी कहा कि वो बरसात जो मैंने देखा था, किसानों को तबाह होते हुए, और फिर उसके बाद साल भर उनकी तबाही मैंने लगभग देख ली थी। फिर ससुराल में भी वही बरसात थी, तो मुझे लगता है इसने मुझे करीब से जोड़ा कि मैं कुछ तो नहीं कर सकती हूँ उनके लिए, लेकिन मैं अगर कोशिश करूँ, थोड़ा कुछ भी अगर मेरे शब्द उन्हें शांति दे पाएँ, शायद उनकी बात, उनका दुख, उनका दर्द मैं सबके सामने ला पाऊँ, तो शायद मेरा लिखना सार्थक होगा। तो इस कारण से मैं ज़्यादा किसानों से जुड़ी, जबकि मेरा परिवार पूरी तरह से खेती पर आधारित नहीं है, सभी जॉब में है और अधिकतर सभी विश्वविद्यालय में ही पढ़ाते रहे हैं। और अभी नई पीढ़ी जो है ये विश्वविद्यालय में नहीं है। पिछले साल मेरी बुआ पिछले महीने करीब जनवरी या फरवरी में रिटायर की हैं, तो 75 साल का विश्वविद्यालय का सफ़र उनके साथ ही ख़त्म हुआ है। अब विश्वविद्यालय में कोई नहीं है, हमारी पीढ़ी के जो हैं सभी अलग अलग नौकरियों में हैं। अपनी कुछ प्रिय कहानियों पर भी कहें सर। सर, मुझे प्रिय कहानी हंस अकेला रोया मुझे प्रिय है। और हालांकि लिखने वाले के लिए तो सब पसंद ही अच्छा ही लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि ससुराल में ही रहते हुए बहुत सारा चीज़ जब महसूस कर रही थी, तो एक दिन ऐसे ही मैं रात में जिसको कि आप श्राद्ध भोज कहते हैं, या हमारे यहाँ परोसा कहा जाता है, वो आया था। कुछ पूड़ी और रसगुल्ला और सब्जी वगैरह कुछ ऐसे ही। तो मैंने तो ले लिया। फिर मैंने पूछा कि ये किनके यहाँ से है, तो पता चला कि ये फलाने बाबूजी के यहाँ से है। तो मैंने पूछा कि उनकी क्या स्थिति है घर की, तो कहा कि अभी इस भोज के बाद तो खेत ही बेचना पड़ेगा। तो मैं एकदम से ठिठक गई कि ये खेत बेच रहे हैं और हम लोग आराम से खा रहे हैं। और सबसे गजब बात है कि एक परिवार जिनके यहाँ अगर 4 आदमी हैं, वो 8 आदमियों का खाना ले रहे हैं, 10 आदमियों का खाना ले रहे हैं, ये जोड़कर ले रहे हैं। कि बाकी जो लोग हैं वो शहरों में रहते हैं, लेकिन वो कुछ उनका हिसाब किताब होता है परोसा का, कि उसके हिसाब से आपको सारे लोगों का खाना देना है, ताकि आप चाहे उस खाने को फेंक दें। तो इस बात ने मुझे बहुत प्रभावित किया। और मेरे ससुर जी बीमार चल रहे थे, और उसी टाइम वो एक लड़का जो मेरे यहाँ काम करता था वो आया। तो उसने पूछा कि कैसे हैं बाबा। तो मैंने कहा कि अब तो मतलब क्या कहा जाए। तो वो अचानक से खुश हो गया कि अब भोज होगा। तो उसकी वो तो क्या कहा जाए, मासूम था, लेकिन उसकी खुशी ने मुझे अंदर से एकदम क्या कहा जाए, मुझे बेचैन कर दिया कि ये भोज कितना मतलब लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन कोई ये नहीं समझते हैं कि कोई चला गया। हो सकता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे वृद्धों को मैंने देखा है कि एक डिब्बे च्यवनप्राश के लिए वो मतलब उनकी फैमिली वो च्यवनप्राश अगर खरीद भी ली तो 6 महीना चलाती है।
अगर वो 1 महीने का है उनका तो वो 6 महीने खिलाते हैं। ख़ास करके जब कोई बाहर के लोग आ जाते हैं तो उसी टाइम उनको खिलाते हैं, लेकिन जब वो मर जाएंगे तो भोज उनके लिए बहुत ज़बरदस्त होगा। इस बात ने मुझे प्रेरित किया कि ये बेकार का भोज है और इस पर होना चाहिए कुछ, तो मैंने इसी पर कहानी लिखी। फिर उसके बाद उस पार भी कहानी मुझे पसंद है। अधजली आई तो वो भी मुझे बहुत पसंद है। फिर कर्तव्य बायस या ग्राम स्वराज, और बाकी तो पाठक ही बता सकते हैं उनकी पसंद कौन सी है। कहानी तो कहानी है, बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे लगता है साहित्य वो है जहाँ वंचित हैं, पीड़ित हैं, साहित्य उनके लिए है। तो शहरों में भी ऐसे लोग हैं, गाँवों में भी हैं, तो साहित्य वहीं पर हो जहाँ पे ऐसे लोग हैं, तो गाँव में भी होते ही हैं। तो मुझे लगता है कोई फ़र्क नहीं है कि गाँव की कहानी या शहर की कहानी, कहानी कहानी होनी चाहिए। हाँ, एक लाइब्रेरी मुझे बाबा के पास भी था और पिताजी के पास भी था। पिताजी के बारे में एक लाइन यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि वो हिंदी पढ़ाते हैं और आलोचनात्मक दृष्टि उनकी बहुत प्रखर है, लेकिन वो साहित्य में बहुत अच्छे पाठक हैं और शिवमूर्ति जी को खूब पढ़ते हैं। और मुझे लगता है कि पहली बार उनके मुँह से ही मैंने उनका नाम सुना था, शिवमूर्ति जी का, तब मैं छोटी थी बहुत। और कहानियों पर जब बात होती है तो वो बहुत विस्तार से समझाते हैं कहानी के बारे में। और एक लाइब्रेरी मुझे मोरे में भी मिला, और गाज़ियाबाद में जब मैं हूँ तो पुस्तकों के बीच हूँ, लेकिन मैं वो वाली बात नहीं है कि हाँ 5,000 पुस्तकें हैं, लेकिन हाँ किताबें तो हैं ही। फार्मूला लेखन पर सही कहा। जी, फार्मूला लेखन पर भी कहानियाँ लिखी ही जा रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कहानी में जीवंतता आने के लिए अनुभव होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम गाँव जाते हैं और 2-4 दिन के लिए जाएँ और घूम कर आ जाएँ, तो मुझे लगता है कि गाँव में जो बदलाव आ रहा है अभी के समय में, वो 1-2 दिन में हम नहीं पकड़ पाएँगे जब तक कि हम उनके बीच रह नहीं पाएँ। अगर हम रहते हैं तो फिर जब मैं इत्तदान कहानी लिख रही थी, तो मैं मोर में ही थी और मैं उन चीज़ों से गुज़र रही थी कि किस तरह से काम करने वाले कम मिल रहे हैं। तो फिर धीरे-धीरे मैंने उसको इत्तदान कहानी में उतारा था। थैंक यू निर्देश मैम। सर, बहुत सारे लेखक, ख़ास करके मुझे लगता है कि किसी से मेरी चर्चा हो रही थी तो ग्रामीण कहानियाँ बहुत अच्छी-अच्छी लिखी जा रही है, बहुत सारे लेखक बहुत अच्छा लिख रहे हैं। लेकिन नाम लेने से हो सकता है कि बहुत महत्वपूर्ण नाम मैं भूल जाऊँ लेने से, इस कारण नाम लेना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ग्रामीण कहानियाँ बहुत अच्छी लिखी जा रही हैं। थैंक यू प्रकाश सर। हाँ, हमारा समाज बहुत तेज़ी से दिखावे की ओर जा रहा है। मैं छोटा-सा उदाहरण दूँगी कि मेरी शादी हो गई थी और मुझे लगता है 2-4 महीने हुई थी। तो मेरी एक चचेरी बहन थोड़ी दूर पर रहती थी, पढ़ाई कर रही थी, तो मैं जब भी उससे मिलने जाती थी, मुझे लगता है 1 आध महीने में मैं चली ही जाती थी उसके पास। तो 2-4 बार जब गई तो उसने एक दिन मुझसे कहा कि दीदी, मेरी बगल वाली लड़की बोल रही है कि आप आपके पास सूट नहीं है, जो आप एक ही सूट पहन के रोज़ आ रही हैं। तो मेरा दिमाग घूम गया कि क्या बोल रही है। तो मैं हँसने लगी। लोग इतनी गहराई से आपको देखते हैं कि आपने क्या पहना हुआ है, जबकि इन बातों की ओर मेरी दृष्टि नहीं जा पाती है कि चलो ठीक है, जो नज़र आया सो हमने पहन लिया। लेकिन आपके बारे में जो एक नज़रिया लोग बनाते हैं कि आप किसका रहन-सहन क्या है, और रहन-सहन देखकर जब आप नज़रिया बनाइएगा तो आप व्यक्ति को नहीं पहचान पाइएगा। यहाँ पर मैं दिखावे पर हाँ, एक छोटी-सी कहानी है, करीब 10 मिनट की है, अगर आप चाहें तो मैं सुना सकती हूँ। हाँ, रुचिका जी, टीवी सीरियल सीरियल वहाँ खूब चलता है, लोग खूब देखते हैं।
चलता है, आराम से लोग देखते हैं, टाइम पास होता है उनमें भी उनका। पहले भी टीवी चलता था, अब ज़्यादा चलने लगा है क्योंकि पहले सीरियल कम थे, अब सीरियल बहुत ज़्यादा होने लगे हैं, तो लोग ज़्यादा देखने लगे हैं टीवी। जी, मैं कहानी शुरू करती हूँ। कहानी का शीर्षक है अफसर की बीवी। अब मेरे पास प्रिंट अभी फ़िलहाल तो नहीं है, तो मैं मोबाइल से पढ़ रही हूँ, और हो सकता है कि थोड़ी दिक्कत आए क्योंकि मुझे आदत नहीं है मोबाइल से पढ़ने की। मैं शुरू करती हूँ। शीर्षक अफसर की बेबी। मोबाइल की घंटी बजते ही रसोई से भुनभुनाती हुई कामिनी निकली। कितनी बार कहा इनसे एक नया मोबाइल ले लो, लेकिन हर महीने कहेंगे अगले महीने अगले महीने, पता नहीं वो महीना कब आएगा। उसकी उंगली यंत्रवत मोबाइल के घिस चुके बटन पर चली गई। हेलो, पहचानी? नहीं, कौन? मैं सांवली। सांवली, तुम? उसकी आवाज़ सुनकर कामिनी के भीतर खुशी की लहर दौड़ गई। इतने दिनों बाद? तुम तो मुझे भूल ही गई, पर मैं तो तुम्हें हमेशा याद करती रहती हूँ। कामिनी समझ नहीं पा रही थी ये कहकर सांवली उससे प्यार जता रही है या उसे ताना मार रही है। वो कुछ बोलती कि इससे पहले ही सांवली की आवाज़ उधर से आई। बड़ी मुश्किल से तुम्हारा नंबर मिला है। खैर छोड़ो, आज तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। मेरी याद? हाँ। कोई ख़ास बात है क्या आज? तुम तो भूल ही गई। मैं ही बता देती हूँ, आज मेरा मैरिज डे है। हाँ, याद आया, आश्चर्य करते हुए कामिनी बोली। कितने साल बीत गए, लगता है जैसे कल की ही बात है। शादी के शुरुआती दिनों में तुम चिट्ठी ज़रूर लिखा करती थी, अब पता नहीं कहाँ खो गई। एक ही गांव के हैं हम दोनों, लेकिन एक दूसरे से मिले, हाल चाल जाने कितने बरस बीत गए। सांवली बीते दिनों को याद करने लगी। पहले ये बता, घर परिवार कैसा है, तुम्हारे पति? बोलते बोलते कामिनी को याद आया, शादी के समय सांवली का पति बीए में पढ़ ही रहा था, इसलिए झिझकते हुए पूछा। सांवली जैसे इसी सवाल का इंतजार था। फिर क्या था, शुरू हो गई। क्या कहूँ, इनको फुर्सत कहाँ है, बड़े अफसर जो बन गए हैं। मैं तो उनसे जी भर बात करने के लिए भी तरस जाती हूँ। कामिनी भौचक्की रह गई। अफसर? उनके मुंह से अनायास ही निकल गया। फिर संभलते भी बोली, वाह, तेरी तो किस्मत बहुत अच्छी है। किस विभाग में काम करते हैं? तुम तो जानती हो, मैं तुम्हारी तरह कॉलेज नहीं गई, विभाग उभाग समझ में नहीं आता। अफसर हैं, इतना ही जानती हूँ। वो एनजीओ कुछ होता है ना, उसी में हैं। सांवली ने भी उसके पति की थाह लेनी चाहिए और सवाल की सुई कामिनी की ओर घुमा दी। मैं तुम्हारे ब्याह में आ नहीं सकी थी, तू बता वे कैसे हैं, क्या करते हैं, घर परिवार कैसा है? बताना तो कामिनी भी चाहती थी अपने बारे में, पर उसके आगे अपने को छोटा नहीं दिखाना चाहती थी। कहाँ उसका पति अफसर और कहाँ इसके पति। समझदारी से बात बदलते हुए बोली, पहले ये तो बता, तुम्हारे देवर की शादी हो गई? मेरे देवर? तुम्हें अभी भी याद हैं? हाँ, तुम्हारी शादी में मैंने उन्हें बहुत परेशान किया था ना। उनकी शादी हुए तो 4 साल हो गए, 2 साल का एक बेटा भी है। तो देवरानी के साथ कैसे निभ रही है? कामिनी बातों बातों में उसके साथ घर गृहस्थी का ओर छोर पकड़ना चाह रही थी। सांवली पहले से ही उसका अंदाज़ा लगाए बैठी थी। इतराते हुए बोली, जिसका पति ज़्यादा कमाता है, राज तो उसी का चलता है घर में। बस समझो राज कर रही हूँ। बेटे को आवाज़ देती हुई सांवली बोली, राज, जरा एसी चला देना, बड़ी गर्मी लग रही है। इसी का जिक्र करते ही सांवली की आवाज़ में ठंडक आ गई और कामिनी की देह तपने लगी। सांवली बात आगे बढ़ाते हुए बोली, क्या बताऊं, इनको इतना मना किया, मैरिज डे पर गहने नहीं चाहिए, अभी जन्मदिन पर ही तो लिए थे, लेकिन ये नहीं माने। वो 3 मंजिल वाला झुमका ले ही आए और साथ में सिल्क की साड़ी भी। सिल्क की साड़ी इन्हें बहुत पसंद है, 3-4 हज़ार से साड़ी शुरू ही होती है। ओह, इस गर्मी में जेवर और जरी वाली साड़ी पहनना, पर इनका मन तो दुखा नहीं सकते ना। सामने बिना रुके बोले जा रही थी। उधर कामिनी की आंखों के सामने अपनी शादी के समय से ही संजो कर रखे 2-3 सिल्क की साड़ियाँ घूमने लगीं। कब से सोच रही थी एक नई सिल्क की साड़ी लेने, वो भी ब्लू कलर की। पर फिर वो अपनी पहनी हुई साड़ी की सिलवट देखने लगी, पर अपनी आवाज़ में वो सिलवट नहीं पड़ने देना चाहती थी। आजकल तो मैरिज डे पर पार्टी भी दी जाती है, तुमने भी दी होगी। सोचा तो था, पर इन्होंने कहा कि हर साल तो देते ही हैं, इस बार मिठाई ही बांट दो। मुझे भी लगा ठीक ही कह रहे हैं।
इधर कामनी को याद आने लगा कि कैसे कई दिनों पहले से ही उसके पति मन ही मन जोड़ने लगते हैं कि कम खर्च में मैरिज डे कैसे मना लिया जाए। एक सांवली है, पर उसे ये सुनकर अच्छा लग रहा है कि इस बार सांवली ने मिठाई ही बांटी। आश्वस्त होने के लिए उसने फिर पूछा, अच्छा तू मिठाई ही बांट दी? हाँ, पर देखो तुरंत ही बगल वाली चली आई कहने कि तुमने अच्छा नहीं किया, इतने बड़े अफसर की बीवी होकर खाली मिठाई बांट दी। उफ, अफसर की बीवी होना भी कितना झंझट वाला काम है। सबकी नज़र मेरे ऊपर टिकी रहती है, क्या पहना, क्या जेवर बनवाया, कहाँ घूमने गई। कामनी अपने गले में पड़ा हुआ मंगलसूत्र अनायास छूने लगी, जैसे उसके गले का मंगलसूत्र उसकी हैसियत बता रहा है। उसे लगा अधिक देर चुप रहने से कहीं वो उसके बारे में खोजबीन न शुरू कर दे। झट अपनी सोच को मन की पिटारे में बंद करते हुए बोली, बेटा तो अब बड़ा हो गया होगा? हाँ, वो 13 साल का हो गया, बेटी भी 10 की हो गई। पर क्या बताऊँ, आजकल के बच्चे भी ना। सांवली अपनी धारा प्रवाह बातों के बीच कामनी की बातों का रोड़ा हटाते हुए बोली, इन्हें घर का खाना पसंद ही नहीं। हम तो बड़े शहर में रहते नहीं, जहाँ माँ बाप ने ब्याह दिया है वहीं हैं। ये अलग बात है, आज 4 पैसे हाथ में आ गए हैं, परंतु शहर तो छोटा ही है ना, यहाँ हर चीज़ नहीं मिलती। हमेशा होटल का खाना ही पसंद होता है इन्हें। फल और ड्राई फ्रूट्स तो घर में रखा रखा खराब हो जाता है, पर बच्चे हाथ ही नहीं लगाते। ड्राई फ्रूट्स का नाम सांवली के मुंह से सुनते ही उसकी आंखों के सामने अपनी रसोई में रखे छुहारे घूम गए। ये काजू किशमिश से सस्ता रहता है, इसलिए वो खरीद लेती है। कभी कभी किशमिश भी खरीद लेती है ताकि उसके बच्चों को ना लगे कि उसके यहाँ ये सब नहीं रहता। ड्राई फ्रूट्स बोलने पर उसका स्वाद भी बढ़ जाता है, और हाँ, वो महंगा भी लगने लगता है। पर उससे भी महंगी उसे ये बात लगी कि सांवली तो मैट्रिक पास ही है, हिंदी भी ठीक से नहीं बोल पाती थी, और वो आईए पास है। हिंदी तो क्या, अंग्रेजी भी काम भर समझती है, पर वो आज तक किशमिश को किशमिश ही बोलती है, और वो झाड़कर ड्राई फ्रूट्स बोलती है। समय समय की बात है। अच्छा, तो तू बता, वैसी ही है या देह पर कुछ मांस चढ़ा? मोबाइल कान से सटाए कामिनी अपने आप को निहारने लगी। मांस तो देह पर तब चढ़े जब सांस लेने की फुर्सत हो। दूसरे ही पल बोली, मैं तो ठीक हूँ, इन्हें मैं दुबली ही अच्छी लगती हूँ, इसलिए अपना ध्यान रखना पड़ता है ताकि मेंटेन रह सकूँ। तुम बताओ? अरे क्या बताऊँ, देखोगे तो पहचान नहीं पाओगी, खाते पीते घर की लगती हूँ। ये तो कहते हैं बस ऐसे ही बनी रहो। आजकल गर्मी बहुत पड़ने लगी है, सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए शिमला चली जाऊँ। अभी बच्चों की छुट्टियाँ भी चल रही हैं और बच्चे कहीं और जाना चाहते ही नहीं शिमला छोड़कर। देखो क्या होता है। कामनी अपने घूमते पंखे को देखकर सोच रही थी कि वो कब से कूलर लेने का सोच रही है। मित्रता की नदी किनारे दोनों बातें तो कर रही थीं, पर कामनी हीनता की लहरों में डूबने लगी। मन किया फ़ोन काट दे, पर अच्छा नहीं लगता, वो कहीं ये न समझ ले मैं उससे बचना चाहती हूँ। तब तक सांवले की मोबाइल से आवाज़ आई, मम्मी मम्मी। सुनकर कामनी को राहत मिली, लगता है बेटी बुला रही है। अभी तो जी भर बात भी नहीं हुई। कामनी तपाक से बोली, फ़ोन पर बात करने से बहन, पैसा हो जाने से क्या होता है, हमारे ससुराल का चाल चलन मोटा है, उन्हें इस तरह आना जाना पसंद नहीं, कभी नहीं। वहीं मिल लूँगी। सांवली की बेटी लगातार पुकार रही थी। हाँ हाँ अभी रखती हूँ, फिर बात करूँगी। फ़ोन कटते ही अपनी बेटी पर गुस्सा करने लगी। कितनी बार कहा, जब फ़ोन पर बात करूँ तो पीछे से चिल्लाया मत करो, इसलिए मैं बाहर आई थी बात करने। लेकिन मम्मी, तुमने उनसे झूठ क्यों बोला? दुनियादारी की बातें हैं, तुम नहीं समझोगी। बोलती हुई वो अपने हाथों में घुस चुके बटन वाले मोबाइल को संभालते हुए अपने पुराने से घर के भीतर चली गई। कहानी पूरी हो गई है, और मुझे लगता है कि टाइम भी लगभग पूरा होने वाला है। कल्पना जी नमस्ते, शालिनी मैम नमस्ते, यामिनी जी नमस्ते, किरण मैम नमस्ते, और कोई अगर सवाल हो, थैंक यू वंदना दी। तो मुझे लगता है कि अगर पूछना चाहें तो पूछे, नहीं तो फिर बात पूरी की जाए। थैंक यू राकेश सर, थैंक यू वंदना दी, थैंक यू बोले मैम। तो अब बात पूरी होती है
हाँ, दैनिक भास्कर पटना में प्रकाशित हुई थी। मेरे पास छोटी कहानियाँ बहुत कम होती हैं, इसलिए पढ़ने के लिए 2-4 कहानियाँ जो छोटी हैं वो उनमें से मैंने एक ये कहानी पढ़ी। थैंक यू रुचिका जी, कविता मैम सब। हाँ, आपने पढ़ी होगी, पटना में छपी थी। जी, थैंक यू प्रकाश सर। अच्छा, सगुनिया काकी के बारे में, हाँ, कुछ लोग जिस टाइम मैं सगुनिया काकी लिख रही थी फेसबुक पर तो मुझे काकी भी कहने लगे थे। 14 में जब चुनाव शुरू होने वाला था पूरे देश में, तो उसी टाइम मैं लोगों का जो हाव भाव देख रही थी कि एक किसी ख़ास दल को लेकर कोई ज़्यादा रोमांचित हैं तो कोई ख़ास दल को लेकर तटस्थ लोग कम नज़र आते हैं, जो दोनों पक्षों के बारे में प्लस माइनस दोनों देख सकें। तो यही सोचकर मैंने इसे शुरू किया था सगुनिया काकी को, और लगातार मैंने इसे लिखा भी और लोगों ने इसे बहुत पसंद किया। मुझे लगता है कि व्यंग के रूप में मैं व्यंग पहले लिख रही थी, लेकिन सगुनिया काकी ने मुझे एक नया नाम भी दिया, सगुनिया काकी, जुलमिया काका और ढेबरिया ने। लेकिन इन दिनों थोड़ा कम हो गया है लिखना, क्योंकि कहानियों पर काम ज़्यादा थोड़ा सा हो गया है। कुछ समय बाद फिर मैं शुरू करूँगी सगुनिया काकी को। ज़रूर मैं गांव पर लिखती ही रहूँगी। इत्रदान कहानी, मुझे लगता है कि लंबी कहानी में मित्र बोर हो जाएंगे, तो अब क्योंकि इत्रदान थोड़ी लंबी कहानी है तो अब टाइम भी लगभग होने ही वाला है। अगर आप जैसा कहें। मुकेश जी, स्वागत है। जी, दिखावा हमारा चरित्र बनता जा रहा है धीरे धीरे, हम अपनी सहजता खो रहे हैं। और ख़ास करके जो लोग कम बोल रहे हैं, तो माना जाता है कि या तो इनके पास समझ नहीं है जो ये बोलते नहीं हैं, या इनके पास वो बातें नहीं हैं जो कि ये दिखा सकें। जबकि पहले हमारे आसपास इस तरह की सोच नहीं थी। जो हम विकास कर रहे हैं, अंधाधुंध दौड़े जा रहे हैं, उसका एक परिणाम ये भी है कि हम दिखावे में बहुत ज़्यादा विश्वास करने लगे हैं। जी, गांव का साथ तो हमें छोड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी भी सब गांव की ओर ही लौट रहे हैं, और गांव ही उन्हें जगह भी दे रहा है। इसलिए गांव को तो बचा कर रखना ही होगा, चाहे वहाँ का पानी जो प्रदूषित हो रहा है उस पर ध्यान देना होगा, और वायु प्रदूषण पर भी ध्यान देना होगा। इन सब बातों को ध्यान देकर हम गांव को बचा सकते हैं कि जब कहीं जगह ना हो तो कम से कम हम गांव में तो जाके चैन से रह सकते हैं। शालिनी जी, आप आई, मुझे अच्छा लगा। गिरीश सर, स्वागत है। रोशिका जी, हाँ, थोथा चना बाजे घना। मुझे लगता है कि अब बात करने के लिए बहुत कुछ बचा नहीं है, तो बात पूरी की जाए, ख़त्म की जाए, या फिर अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो फिर बात आगे भी बढ़ाई जाए। कुछ मुझे कोई कमेंट नहीं दिख रहा है नया, तो वंदना दी, आप जैसा कहें। पता नहीं लग रहा है मुझे कुछ भी। वंदना दी, मुझे लगता है कि अब बात पूरी हो गई है, या फिर कुछ और बात अगर बढ़ाई जाए। नया संग्रह कब आ रहा है? ये सवाल अब धीरे धीरे बहुत सारे मित्र मुझे पूछने लगे हैं कि नया संग्रह कब आ रहा है। एक्यूरेट तो नहीं कह पाऊँगी, लेकिन कहानियाँ तैयार हैं, और कोरोना काल के बाद ही या फिर कुछ समय के बाद इस साल लास्ट तक आ जानी चाहिए, जैसा मुझे लग रहा है। और एक दिन मैं देख रही थी, शायद सुनीता जी चर्चा कर रही थी चूहा दौड़ की, तो मुझे लगता है कि उसका असर भी हमारे साहित्य समाज पर बहुत ज़बरदस्त और घातक पड़ता है कि जब हम इस रेस में शामिल हो जाते हैं। अगर कोई साल में 2-3 कहानियाँ भी अच्छी लिख लें तो मुझे लगता है कि काफ़ी है इतना लिख लेना।
और किताबें भी बहुत जल्दी जल्दी छपवाने का जो ये मैं देख रही हूँ, हो सकता है पहले भी हो, लेकिन मैं जो अभी देख रही हूँ मुझे लगता है कि ये भी थोड़ा सा रुक कर सोचना चाहिए कि क्या ये जल्दबाजी ठीक है या फिर मित्रदान का अंश पाठ करूँ। अगर मित्र बोर नहीं हो तो फिर मैं थोड़ा सा सुनाती हूँ। शीर्षक है इत्रदान। गांव की ये सड़क उस आलीशान घर तक ही नहीं जाती जो अभी इस गांव की पहचान बनी हुई है। कुछ देर वहां ठहरती हुई सड़क करवट बदलकर मंथर गति से उस घर तक भी जाती है जो इस गांव का पहला 2 मंजिला घर है। बरसों पहले बना ये घर तब घर घर में चर्चा का विषय था। चर्चा उस दुल्हन की भी कम नहीं हुई थी जो बरसों पहले इस घर में ब्याह कर आई थी। जब दुल्हन की गाड़ी कच्ची पक्की सड़क पर कहारों की दुल की चाल की तरह हिचकोले खाती आई थी तो उस गाड़ी के पीछे पीछे बच्चे उससे कहीं अधिक झूमते गाते आए थे। गलसिकाई के बाद जब नववधू को गाड़ी से सास ननद की टोली ने गीत गाते हुए उतारा था तो उसके पैरों में लिपटे नुपुर और कमर में बंधे कमरबंद के नन्हे नन्हे नुपुर खिलखिला पड़े। कलाइयों में सोने के कंगन लहठी के साथ मुस्कुराने लगे। छन छन खन खन की आवाज़ और लाल बनारसी साड़ी जिसमें सुनहरी बूटियां कढ़ी हुई थीं, उससे दुल्हन की सुंदरता इतनी निखर रही थी कि देखने वालों का मन एक बार में नहीं भरता। वे बार बार कई बार देखते और सोचते, दुल्हन के ये जेवर और लाल बनारसी साड़ी जैसे चटकता गुलाब हो दुल्हन के गोरे अंगों से लिपटकर अपनी शोभा बढ़ा रहे हैं या फिर दुल्हन की। पिता के दिए दहेज और नववधू का दमकता रूप सबकी आंखों में उतरता हुआ चर्चा का विषय बन गया। मांग टीका, नथ, चंद्रहार, झुमका, अंगूठी, कमरबंद, पायल, बिछिया तो शरीर की सुंदरता बढ़ाते हैं, पर इत्र के बिना श्रृंगार अधूरा रहता है। सुगंध तन और मन दोनों को सुगंधित करते हैं। श्रृंगार के सामानों के साथ इत्रदान भी आया, सुनहरे रंग का, जैसे खिलता हुआ स्वर्ण कमल हो, चांदी पर सोने का पानी चढ़ा हुआ। दुल्हन जब रेशमी साड़ी पहने आदम कद शीशे के सामने खड़ी श्रृंगार करती, बच्चे छुप छुप कर खिड़कियों से झांकते। ले जाती दुल्हन जैसे ही मुस्कुरा कर देखती, बच्चे पर्दा गिराकर हंसते हुए भाग जाते। बच्चों की चपल आंखें शायद ये खोजती कि दुल्हन आखिर आईने के सामने खड़ी क्या क्या करती है जो इतनी सुंदर लगती है, एकदम महारानी की तरह, जैसे रामलीला की जनक दुलारी वैसे ही सुंदर, झिलमिलाती, लजाती, सकुचाती और मुस्कुराती हुई। श्रृंगार पूरा होने के बाद दुल्हन अपनी नाजुक हथेली पर इत्रदान रखती, धीमे से मुस्कुराती और फिर अपनी मेहंदी रची उंगलियों से इत्रदान खोलती। बच्चों की खिलखिलाहट और इत्र की सुगंध का गजब का संयोग था कि इधर इत्रदान खुलता, उधर बच्चों की खिलखिलाहट गूंजती। स्वर्ण पंखुड़ियों वाला इत्रदान खुलते ही पूरे घर में जैसे सुगंध फैल जाता, जैसे अभी अभी सैकड़ों फूलों ने एक साथ अंगड़ाई ली हो। मुक्ता उस इत्र को पहले अपनी कलाइयों पर रगड़ती, सूंघती और न जाने क्या सोचकर उसके अधर मुस्कुरा देते। हर पिता की इच्छा होती है कि बेटी ऐसे घर जाए जहां उसका जीवन इत्र की तरह सुगंधित होता रहे, चेहरा खुशी से चमकता रहे। पर समय कहाँ समझता है भावनाएं, वो बदल जाता है अपने हिसाब से। अगर कल्पनाएं सच होती तो इस धरती पर दुख के लिए जगह ही नहीं होती। शादी के कुछ वर्ष तो चैन से बीते, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जीवन से सुगंध उड़ता चला गया। बच गया सूखा फूल और तपता जीवन। वो गोरा सुंदर दमकता रूप, काले बालों के बीच डोलता सोने का मांग टीका, नाक में झूलता उजले और लाल मोतियों वाला नथ, कर्णफूल और झुमके के भार से थके कानों को सहलाती पुखराज और नीलम से जड़ी अंगूठी पहनी उंगलियां, मुस्कुराते रत्नार होठ जैसे कुमकुम खिला हो अभी अभी, कोमल हाथ और रेशम सी काया पर फिसलती रेशमी साड़ी। समय इन्हें भी ले गया अपने साथ। बस बच गया था मुरझाए सांवले चेहरे पर
ढेर सारी चिंता की लकीरें, अधपके बाल, सूखे होठ, रूखे हाथ। जीवन की कोमल कल्पना ने जब यथार्थ की तपती ज़मीन पर पाँव रखा तो छाले पड़ गए, इत्र की जगह पसीने ने ले ली। मुझे लगता है बहुत हो गया इतना। अगर और कोई सवाल हो तो बात की जाए, नहीं तो फिर वंदना दी जैसा आप कहें उस तरह से फिर आगे बात बढ़ाई जाए या फिर बात ख़त्म की जाए। वंदना दी मेरी बात सुन पा रही हैं? हेलो, वंदना दी। थैंक यू वंदना दी। अब मैं आगे मुझे लगता है कि अगर कोई क्वेश्चन हो तो फिर उस पर बात की जाए या वंदना दी आप सुन रहे हैं? हाँ, मुझे लगता है कि कहानी बहुत लंबी है और लंबी कहानी सुनना बहुत मुश्किल काम होता है, तो ये कहानी मैंने 2-3 पैरा ही पढ़ी। आगे मैं थैंक यू मधु दी। आगे थैंक यू प्रकाश सर, सुनीता जी, थैंक यू। गांव में कहानी का सूत्र कैसे ढूंढती हैं? हम गांव में हो या शहर में, कहानियाँ हर जगह बिखरी होती हैं, लेकिन गांव में मुझे लगता है कि जब तक लोग आपको इस रूप में नहीं देखते हैं कि आप लेखक हैं तो सूत्र ढूंढना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि वे अनजाने ऐसी बहुत सारी बातें बोलते चले जाते हैं जो आपकी कहानियाँ बन जाती हैं बाद में। लेकिन जैसे जैसे लोग आपको जानने लगते हैं तो एक कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो सहजता फिर नहीं बचती है जो मेरी कहानी के लिए मुझे चाहिए होता है। लेकिन फिर भी कई बार कहानियाँ जैसे बँटवारा कहानी सिर्फ एक लाइन कोई गाना मैं रफ़ी जी का सुन रही थी तो बँटवारा कहानी पूरी उसी पर आ गई। और हंस अकेला के बारे में तो मैं बता ही चुकी हूँ। आसपास जितनी भी घटनाएं घटती हैं मुझे लगता है कि करीब कितने गांवों से मैं जुड़ी हुई रहती हूँ। लगभग घटनाओं से मैं परिचित सुनने की कोशिश करती हूँ, परिचित होने की कोशिश करती हूँ। और जब मैं छुट्टियों में जाती हूँ गांव, इसके पहले मैं बता दूं, इसके पहले मैं बहुत लंबा समय गांव में बिता चुकी हूँ और बहुत कम समय से मैं यहाँ गाज़ियाबाद में हूँ, तो गाँव में रहना मेरे लिए बहुत सहज होता है। अभी भी पिछले साल जब मैं गई थी गर्मी छुट्टी में तो मुझे कुछ काम था किसी कहानी पर करना, तो फिर पिताजी के साथ मैं निकली थी उस कहानी को ढूंढने के लिए, उस नदी को देखने के लिए जो सिर्फ बरसात में आती है। और फिर किस तरह से मतलब उस प्लॉट के लिए मुझे जो भी चाहिए था उसको मैंने खोजा, इकट्ठा किया, सड़क के किनारे जो लोग थे उनसे बात की। और अपनी भाषा में जब हम बात करते हैं, मैं अंगिका बोलती हूँ, तो फिर भाषा हमें बहुत निकट करती है। तो सूत्र बहुत तरीके से आते हैं, कोई एक तरीका अगर कहना मुश्किल है मेरे लिए या सभी के लिए, लेकिन हाँ, गांव मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वहाँ रहना मेरे लिए बहुत सुखद है। अभी फ़िलहाल तो मुझे लगता है कि महादान कहानी का भी प्लॉट मैंने जो भी प्रकाशित हुई है वो मैं बता ही चुकी हूँ कि वो प्लॉट मुझे किस तरह से मिला था। और कुछ थैंक यू भैया। और कुछ अगर सवाल हो तो उस पर आगे बात करूं या थैंक यू राम प्रसाद जी। जी लगातार मुझे लगता है कि जो लोग लंबे समय से गांव छोड़ चुके हैं तो
उस टाइम को पकड़कर अभी की कहानी लिखना मुश्किल है। जब मेरी महादान कहानी आई थी तो कुछ लोगों का कहना था कि ये तो बहुत पुरानी भाषा है और बहुत पुराने समय की कहानी है, अब ऐसा कहाँ होता है। तो बात बिल्कुल सही है कि अब ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और भाषा भी जो मैंने कोशिश की थी लिखने की, वो अभी से 40-50 साल पहले की भाषा थी। लेकिन उस कहानी में मैंने घड़ी के माध्यम से, जो घड़ी उस समय चलती थी अब नहीं चलती है, उस घड़ी के माध्यम से मैंने उसको समय को इंगित करने की कोशिश की थी। लेकिन बहुत कम लोग इसको पकड़ पाए, या फिर मैं उस तरह से जाहिर नहीं कर पाई जिस तरह से मुझे कहना था। हो सकता है कि मेरी ओर से कुछ कमी हो गई हो, या फिर पकड़ी नहीं गई हो मेरी बात, जो भी हो इस बीच में। लेकिन नमस्ते लक्ष्मी दी। लेकिन भाषा अगर हम बहुत पहले की कहानी अगर हम कह रहे हैं तो हमें समझना पड़ेगा कि उस समय की भाषा क्या थी। और अगर हम अभी की कहानी कह रहे हैं तो हमें अभी की भाषा कहनी होगी। जब कर्तव्य आय से मेरी भाषा अलग हो जाती है और महादान में मेरी भाषा अलग हो जाती है। तो समय के साथ हर जगह बदलाव आ रहा है, तो गाँव में भी बदलाव आ रहा है। अब मुझे लगता है कि शायद 5 से 10 साल के अंदर हो सकता है कि वहाँ की जो भाषा है वो लगभग ख़त्म होने पे आ जाए, क्योंकि वहाँ के जो बच्चे जो आ रहे हैं वो सभी के सभी हिंदी ही बोलते हैं। मैं कोशिश भी करूं अगर आसपास के बच्चों से बोलने की, तो वो जल्दी नहीं बोलते हैं अपनी भाषा, वो ज़्यादातर हिंदी बोलते हैं। तो इस तरह से हमारी भाषा जो है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं मतलब प्रभावित हो रही है। बहुत अच्छा मैं इसे नहीं मानती हूँ। थैंक यू दी। जी, कहानी लिखने से पहले सबसे पहले तो मैं कोशिश करती हूँ कि सिर्फ़ काल्पनिक कहानियाँ मैं नहीं लिखूँ। जो मैं देख चुकी हूँ, महसूस कर चुकी हूँ, कुछ हद तक कहिए अगर थोड़ा बहुत कहूँ तो मैं भोग भी चुकी हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ उस पर लिखूँ, क्योंकि उसके साथ मैं पूरी तरह से डूब सकती हूँ। और उसके लिए फिर रिसर्च की ज़रूरत होगी। जब रहोंकंत के लिए मुझे बहुत रिसर्च करना था, तो फिर मैंने उसके लिए किया। महादान के लिए भी मुझे करना था कि जब उस समय की भाषा जो टिपिकल शब्द होते हैं उनको पकड़ना था, जो हमारी पीढ़ी के पास नहीं था। तो फिर उन शब्दों को मैंने बहुत मुश्किल से इधर उधर से खोज के बातचीत करके मैंने निकाला। जुआ कैसे खेला जाता है, ये बहुत मुश्किल काम था मुझे लिखना मेरे लिए। लेकिन उस टाइम जुआ कैसे खेला जाता था, फिर इस पर मैंने रिसर्च किया और बहुत सारे लोगों से संपर्क किया, और फिर मैंने जुआ पर कहानी लिखी। महादान कहानी जुआ पर ही आधारित है। नमस्ते कल्पना मैम। और कुछ अगर जी बिल्कुल, हम लोग इस्तेमाल करते हैं। मैं भी अंगिका बोलती हूँ, मेरे हस्बैंड अपने और जो उनकी भाषा है वो बोलते हैं। हालांकि थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, अब तो नहीं होती हूँ। शुरुआत में मैं कुछ बोलती थी, उसका अर्थ वो कुछ और समझते थे, वो बोलते थे मैं कुछ और समझती थी। तो धीरे धीरे ये समस्या तो हमारी दूर हो गई। लेकिन नई पीढ़ी जो आ रही है, मैं उनसे बहुत आशा नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि आसपास जो मैं देख रही हूँ, खुद मेरी बड़ी बेटी मैंने उसे अपनी भाषा भी सिखाई थी। लेकिन वो मुझे लगता है 2.5-3 साल की थी, एक बार पार्क में गई और उसे पता नहीं क्या महसूस हुआ कि 2.5-3 साल में ही उसने अंगिका बोलना छोड़ दिया। वो समझती है, सब कुछ करती है, लेकिन बोलती नहीं है। वो जब अपने मित्रों के बीच गई, शायद उसे ऐसा कुछ फील हुआ होगा कि वो नहीं चाहती है बोलना। तो नई पीढ़ी बहुत कम, या बोलेगी भी तो जैसे कि वो सहजता उनके पास नहीं रह पा रही है। हम लोग की पीढ़ी तक ये बातें हैं अभी। शहर में जो गांव बसे हैं उन पर भी लिखिएगा। जी सर, कोशिश होगी कि मैं उन पर लिख पाऊँ, जो गांव बसे हैं शहर में। बिल्कुल, ज़रूर। शहर में आकर भी हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। जी बिल्कुल करते हैं हम लोग इस्तेमाल उसका। हाँ बिल्कुल मैम, अपनी भाषा को बचाने की कोशिश हम सबको करनी चाहिए।
और अगली पीढ़ी को भी इस पर ध्यान देना पड़ेगा। ये तो बहुत खुशी की बात है कि वो दोनों भोजपुरी बोल रहे हैं, क्योंकि मैं तो गांव में भी देख रही हूँ कि जो ग्रामीण भाषा है वो भी अब लोग नहीं बोलना चाह रहे हैं, या शब्द उनके मतलब इतने ज़्यादा बदल चुके हैं, अंग्रेजी का प्रयोग इतना बढ़ चुका है कि प्रभाव, हालांकि ये समय की मांग होती है, बदलाव होता है, मैं इसके बुरा भी नहीं कहूँगी, लेकिन ये बदलाव हो रहा है। जी बिल्कुल। हाँ, बच्चों की आवश्यकता कुछ अलग होती है, मुझे लगता है। या मेरे लिए आश्चर्य का विषय है कि मैं अंगिका बोलती हूँ और बच्चों को वो बात क्यों नहीं, जबकि वो गांव में ही रही है, लेकिन वो बात वो नहीं पकड़ पा रही है, इसका क्या कारण हो सकता है? इस पर मैं लगातार सोचती हूँ और मैं चाहती हूँ कि सभी भाषा, वो अंगिका हो या मेरे ससुराल की भाषा हो, वो बोले। थैंक यू प्रकाश सर। मैंने तो बस अभी लिखना शुरू किया है, तो बहुत महत्वपूर्ण बात तो मैं नहीं कह पाऊँगी, मुझे लगता है। हाँ, जो मैं महसूस करती हूँ वो मैं बोल रही हूँ। हाँ, अभिभावक को भी दिक्कत है और लोग अब अंग्रेजी में ही बात करना पसंद करते हैं। अपनी भाषा तो दूर गई, अब हिंदी से भी दूरी होने लगी है। ये बात तो बिल्कुल सही है कि अभिभावक भी अब कतराते हैं बोलने से। गांव की भाषा भी बदल रही है, बिल्कुल। हाँ, अभी के समय की ज़रूरत भी है और मुझे लगता है कि उतनी भी ज़रूरी नहीं है कि हम हर लाइन में अंग्रेजी को डाल ही दें। हमारे पास भी समृद्ध भाषा है, अंग्रेजी भी ज़रूरी है, उस भाषा की भी अपनी जगह है, लेकिन उसके लिए हम अपनी भाषा भूल जाएं, ये भी मुझे लगता है ये बहुत सही नहीं है, क्योंकि हमारे पास भी वैसे शब्द हैं जिसमें हम सहजता से हर बात कह सकें, एक दूसरे को समझ सकते हैं उस चीज़ को। और अंग्रेजी तो खैर अब पढ़ाई मीडियम अंग्रेजी ही है, तो अच्छा, आप ही नहीं चाहते हैं कि आपका बच्चा अंगिका सीखे? नहीं, आप तो बिल्कुल चाहते होंगे और मुझे लगता है कि आपके बच्चे ज़रूर अंगिका बोलते भी होंगे। और कोई सवाल हो तो बताएं। हाँ, बुज़ुर्ग भी प्रभावित हैं। अच्छा, हाँ, मैं एक मुझसे अक्सर लोग एक जो क्वेश्चन करते हैं कहानी पढ़कर जब बात होती है, तो कुछ लोगों का कहना होता है कि आपकी कहानियों में अभी भी धोती कुर्ता क्यों आता है और गाय क्यों आती है, गोबर क्यों है? तो मेरा कहना है कि गांव में जो अब 60 के ऊपर हैं या 55 के ऊपर के हैं लोग, बुज़ुर्ग जो हो चुके हैं, वो अभी भी धोती पहन रहे हैं। ख़ास उत्सव हो या शादी ब्याह कुछ भी हो, उस टाइम वो धोती कुर्ता पहनते हैं और वो बहुत अच्छा महसूस करते हैं पहन के। तो जब हम उस उम्र के पात्र को लिखते हैं, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर धोती कुर्ता का होना बिल्कुल ज़रूरी है, जहाँ पर कि मेरे ऐसे पात्र हैं। और गाय का भी होना, गाय कम है, अब कम हो गई है, लेकिन गाय है, तो हम उस गाय को कैसे भूल सकते हैं कि जब आप गांव में उतरें, बिल्कुल आप गाड़ी से उतर के गांव में जा रहे हैं, लेकिन उस रास्ते को आप इग्नोर करके नहीं बढ़ सकते जहां किनारे गाय बंधी होगी। तो जो किनारे गाय बंधी है मेरी कहानी में, तो वो गाय भी होगी, वो भूसा भी होगा, वो गोईठा भी होगा, जो मैं आसपास नज़र से, मेरी नज़र जहाँ तक जाएगी, मुझे लगता है कि मुझे वो लिखना ही पड़ेगा। और जो गांव सड़क से दूर हैं, जो गांव सड़क से दूर हैं, वहाँ भी अभी भी ये सारा कुछ है, बहुत मात्रा में है। ये मैं जब जाती हूँ तो मैं करीब से इन चीज़ों को देखती हूँ। सिर्फ सड़क किनारे के गांव को अगर हम घूम के चले आते हैं तो हम गांव पूरी तरह से नहीं देख पाते हैं, उसके लिए आपको सड़क से दूर जाना पड़ेगा। जी, द्रविड़ भाषाई लोग अपनी बोली, जी बिल्कुल। कथा से लोग गायब ना हो, जी बिल्कुल। लोग को गायब तो होना ही नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि अगर हम
एक कहानी मैं सुना करती थी दादाजी से अक्सर, शायद ये कहीं पता नहीं कहाँ पे उन्होंने पढ़ी, ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन अक्सर वो सुनाते थे कि जब महाभारत का युद्ध ख़त्म हुआ तो गांधारी जब गई वहाँ तो पूरे लाश ही लाश थी वहाँ पर बिछी हुई। तो बहुत समय के बाद उन्हें भूख लग गई, क्योंकि भूख किसी भी दशा में नहीं मानता है। वो एक बेर का पेड़ था या झाड़ी जो भी थी, उन्होंने बेर देखा, बेर तोड़ने गई तो वो तोड़ नहीं पा रही थी, तो उन्होंने लाश के ऊपर लाश को चढ़ाया, उसके बाद बेर वो तोड़ने लगी। उसी वक्त कृष्ण जी मुस्कुरा पड़े। जब गांधारी ने देखा तो उनके पैरों के नीचे उनके पुत्रों की लाश थी। तो भूख यही है मुझे लगता है। और गांव की जो भूख है, जो दशा है, जो स्थिति है, उस पर लिखा जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये साहित्य की जिम्मेदारी भी है, क्योंकि किसान अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं और ना उनकी बात सुन पा रहे हैं। चाहे मैं सिर्फ साहित्य की बात नहीं कर रही हूँ, व्यापक दृष्टि पर उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। तो साहित्य के माध्यम से हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उनकी बात को पहुँचाएं, उनके दर्द को समझें और लिखें, ताकि और लोग भी उसको महसूस कर सकें। मुझे लगता है कि टाइम बहुत हो गया है वंदना दी, अब मुझे पूरा करना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत बोल चुकी हूँ और इससे ज़्यादा अब क्या बोला जाए। और इतने देर मुझे सब सुन चुके हैं कि इनका भी मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ और मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ।